Welcome, future promising civil servants। मैं आपको भविष्य का प्रशासक कहता हूं और आपके लिए टॉक है जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसकी तैयारी आप कैसे करें। डियर, जेपीएससी का जो पीटी है इसमें स्ट्रैटेजी बनाने के पहले, रणनीति बनाने के पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि पीटी में जनरल स्टडीज़ के सामान्य अध्ययन के 2 पेपर्स होंगे और दोनों पेपर कंपलसरी है। और दूसरी बात ये नेगेटिव मार्किंग भी है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग की, सीसैट जो सेकेंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। जेपीएससी का जो पेपर आपका होगा सेकेंड, वो क्वालिफाइंग नहीं है, वह कंपलसरी है और वो आपके मेरिट में ऐड होता है। अब देखें समथिंग मोर अबाउट जेपीएससी with respect to syllabus, exam pattern, and what are the strategies, tips to be taken into account to crack the exam. Okay. So JPSC syllabus and exam pattern और फिल्म की तैयारी कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और तैयारी में इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन पर कभी समझौता नहीं करेंगे। रिवाइज द थिंग्स टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट टू क्रैक द एग्जाम। So JPSC prelims exam pattern. Prelims exam consists of 2 papers: general studies paper 1, general studies paper 2. General studies paper 2 consists of the questions related to a Jharkhand state, and both the papers are compulsory. Both the papers are compulsory. This is paper 1, paper 2, and both papers are compulsory. Now the questions will be of multiple choice. ये objective type, MCQ type, and there is a provision of negative marking for your wrong attempt. 1/3 marks should be deducted. आपके गलत अटेम्प्ट के लिए, प्रत्येक गलत प्रयास के लिए 1/3 अंक कट जाएंगे, यानी 0.33. So there is a negative marking of 0.33, 1/3 for every wrong attempts. And this paper will be of qualifying nature so that you can take mains exam. Now general studies paper 1, ये इस पेपर्स का ड्यूरेशन है 2 hours और सेकेंड जो पेपर्स है आपके, इसके ड्यूरेशन है
2 hours मीन्स टोटल 4 hours की परीक्षा होगी। Here these are the marks and duration allocated for the exam. Now come to the syllabus. हिस्ट्री, इसमें ये पेपर 1 की बात हो रही है। एंशिएंट इंडिया 5 क्वेश्चंस, प्राचीन भारत। मेडिवल इंडिया 5 क्वेश्चंस, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन, और आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन। देन कम टू ज्योग्राफी, भूगोल में आते हैं। जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल है, 3 क्वेश्चंस, ये पेपर 1 के अंदर ही है। फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चंस, एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी आर 2 क्वेश्चंस। सी then come to the Indian polity and governance. Constitution of India, भारत का संविधान 4 questions, public administration and good governance 4 questions, decentralization, panchayats and municipalities 2 questions. Things are here, see. अब आगे देखते हैं सिलेबस को। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ 4 क्वेश्चंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज 4 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चंस। Then come to science and technology. General science 6 questions, agriculture and technology development 6 questions, information and communication technology 3 questions. Then come to Jharkhand specific questions, general awareness on its history. You can call it as the questions from Jharkhand state, whether it is from economic section, geographic section, history section, art and culture section. Sure, come back. General awareness on its history, society, culture and heritage 10 questions. Then come to national and international current events. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उससे क्वेश्चंस आएंगे, 15 आएंगे, 15 क्वेश्चन। देन जनरल क्वेश्चंस ऑन मिसलेनियस नेचर, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, awards, United Nations and other international agencies, and here the 15 questions, 15 क्वेश्चन आएंगे। Now come to the general studies paper 2 syllabus. History of Jharkhand, governance of Munda, नागवंशी, पद पंचायत, माझी पगना, मुंडा मानकी, ढोकलो शोहा, जातीय पंचायत। झारखंड मूवमेंट, ट्रैवल ऑफ झारखंड, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड, नॉवेल्स ऑफ झारखंड, झारखंड मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द झारखंड। दिस इज सिलेबस ऑफ द पेपर, जीएस पेपर 2nd, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, राइट। गवर्नेंस ऑफ मुंडा, नागवंशी, पद पंचायत, माझी पगना, मुंडा मानकी, ढोकलो शुआ, जातीय पंचायत।
Then Jharkhand movement, travel of Jharkhand, freedom fighters of Jharkhand, nobles of Jharkhand, Jharkhand movement and formation of the state. Next, in the same paper 2, the speciality of the Jharkhand, social status of Jharkhand, cultural status of Jharkhand, political situation of Jharkhand, economic condition of Jharkhand, religious features and identity of Jharkhand. This is also the part of the paper 2. More in the paper 2, culture of Jharkhand, folk literature, traditional art and folk dance, folk music and instruments, places of interest, natural, archaeological, historical, religious and modern sites, travel, caste species and characteristics, Jharkhand literature and ritual. So again, this is the part of the GS paper 2 syllabus. Premier educational institutes of Jharkhand, sports of Jharkhand, land laws of Jharkhand, Chotanagpur Tenancy Act, CNT, Santhal Pargana Tenancy Act, SPT, other state acts. This is also the paper 2 syllabus. History of economic development in Jharkhand after 1947 and geography of Jharkhand, industrial policy, displacement and rehabilitation policy and other policies of Jharkhand, name and location of major industry and industrial development in Jharkhand, major schemes and sub-plans of Jharkhand. Forest management, again the part of the paper 2 syllabus, GS paper 2, PT. Forest management and wildlife conservation of Jharkhand, facts related to the environment of Jharkhand state, the environmental change happening and its mitigation and adaptation and related topics, disaster management in Jharkhand, miscellaneous facts and current affairs related to Jharkhand. Paper 2 syllabus. Now, come to the strategy in very brief कि रणनीति क्या हो. तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें याद रखेंगे इन पीटी GS1 and GS2 both the papers are compulsory. Number 2, there is a provision of negative marking. 0.33 marks, that is 1/3 of the marks, will be deducted for every wrong attempt. अब आते हैं कि जब आपको प्रशासक बनना है, मैंने पहले भी कहा कि यू आर फ्यूचर प्रॉमिसिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप भविष्य के प्रशासक हो, तो ये चीज़ आपके माइंड में भी आना चाहिए, माइंड हार्ट दोनों में आना चाहिए. और माइंड का क्या काम होता है? थिंक राइट, अच्छा सोचना. तो पहला तो यही है कि जो ही आप झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हो या और भी किसी एग्जाम को देना चाहते हो, तो यू मस्ट थिंक राइट. दूसरा, आपकी अभिव्यक्ति अकेले में भी गलत नहीं होनी चाहिए. स्पीक वेल. और जब ये काम करेगा, हेड काम करेगा और प्रॉपर तरीके से माउथ काम करेगा, तो आपका एक्शंस भी सही होगा. क्या एक्शन? कि जो आप तैयारी करेंगे
और ढंग से करेंगे। नाउ कम टू द टिप्स और द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन। तो पहली बात ये कि एग्ज़ाम के सिलेबस को हमेशा जो आपके स्टडी टेबल है वहाँ पे हार्ड कॉपी में रखें या सॉफ्ट कॉपी में रखें। एवरी टाइम इट शुड बी विद द सिलेबस। सिलेबस आपके पास होने चाहिए। कहा जाता है कि इफ़ यू रिमेंबर द सिलेबस, सिलेबस यदि आपको याद हो गया तो आपकी तैयारी 50% हो गई। सिलेबस याद होने का मतलब यह है कि जब सिलेबस जब आपके माइंड में रहेगा तो जब भी आप टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे या किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ोगे या एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ोगे या झारखंड स्पेसिफिक किसी बुक्स को पढ़ेंगे या मैगजीन्स को पढ़ेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, तो ऑलवेज आप उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो सिलेबस में है। तो नेचुरली क्या होगा, आपका स्टडी फोकस्ड हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, फोकस स्टडी हो जाएगा। आप फालतू की बात को नहीं पढ़ेंगे। अदरवाइज न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे क्या है, न्यूज़पेपर्स में बहुत कम ही ऐसी बातें होती हैं जो आपके काम की होती है। आपके काम की होने का मतलब हुआ जेपीएससी एग्जाम के लिए होता है। तो सिलेबस जब याद रहेगा तो न्यूज़पेपर को आप या कोई भी स्टडी मटेरियल्स को आप ढंग से पढ़ पाएंगे क्या हमें पढ़ना है। दूसरी बात ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुकलेट भी आपके साथ होनी चाहिए ताकि ये पता चल जाए 10 साल 15 साल का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ताकि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं एंड व्हाट आर देयर लाइकली चेंजेज इन द सक्सीडिंग ईयर्स, इन द फॉलोइंग ईयर्स। आगे के दिनों में, वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं क्वेश्चंस के पैटर्न में, डिफिकल्टी लेवल में, कंटेंट में, ये आपको जानकारी होगी। इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा अपने पास रखें। तीसरी बात कि आप होम टेस्ट दें। आप टेस्ट सीरीज को कह लें, मॉक टेस्ट कह लें, प्रैक्टिस टेस्ट कह लें। प्रैक्टिस टेस्ट जो आप देंगे उसमें उसके 2 आधार होनी चाहिए। देयर शुड बी 2 बेसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। एक ये होना चाहिए कि अगर 100 क्वेश्चंस है का आप देते हो टेस्ट, या 50 क्वेश्चंस का देते हो टेस्ट, या 150 का 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो घर में, तो ध्यान ये देना है, एक हुआ इंटीग्रेटेड टेस्ट, पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ क्वेश्चन बुकलेट तैयार हो, और दूसरा यूनिट टेस्ट, ये इकोनॉमी ऑफ झारखंड या बायोटेक्नोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी या कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। तो अगर सेक्शनल टेस्ट देते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं, तो आपका वीक पॉइंट पकड़ा जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट देते हैं तो हो सकता है कि इस टेस्ट में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, किसी में खराब हो जाए, लेकिन आपका वीक पॉइंट नहीं पता चलेगा। इसलिए टू ascertain and define and to go for the remedy of your weak points, it is utmost need of the hour that you must take unit test, sectional test. वीक में एक टेस्ट तो आपको देना चाहिए, क्योंकि सप्ताह में जो आपने क्या पढ़ा है वो आपका पीरियोडिक इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। और टेस्ट आप दें तो ऐसा दें जैसे जेपीएससी परीक्षा ले रही है, और जेपीएससी जो डिफाइन जो परीक्षा केंद्र है उस केंद्र पर जितना स्ट्रिक्टनेस नॉर्म्स फॉलो होता है, सेम नॉर्म्स आपके घर में भी होना चाहिए, आपके रूम में भी होना चाहिए, स्टडी हॉल में भी होना चाहिए।
ये आप हमेशा ध्यान देंगे कि आप उसी टेस्ट को, जिस टेस्ट को घर में दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में देंगे तो आप चूँकि ओवर कॉन्शियस हो जाते हो या कॉन्शियस हो जाते हो तो आपके 10 नंबर घट जाएंगे। इस रूम में जब आप टेस्ट देते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि ये मान के चलेंगे कि हमें एग्ज़ाम हॉल में 10 नंबर कमाना। That is to say that as much as possible you must be very firm, strict, focused, even at your study place while you take the test, practice test. Previous year questions में पॉसिबल है कि 10-15 वर्षों के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए। इसलिए यदि आप अगर 10 वर्षों के क्वेश्चन को आप ढंग से कर लेते हो, 15 वर्ष के क्वेश्चन को ढंग से आप कर लेते हैं, अगर 15 वर्ष का क्वेश्चन है उसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं होता है, तो निश्चित रूप से समझ लो कि 15 से 20 नंबर आपको इंश्योर्ड हो गया वहाँ पे। तो छोटी जो चीज़ें हैं जो कि देखने में छोटी लगती है, पर आपको हमेशा ध्यान देना है। कभी नेगेटिव जो लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, हो सकता है वो नेगेटिव पीपल जो होंगे वो फैमिली में होंगे, तो फैमिली को आप छोड़ तो नहीं सकते हो, बट यू मस्ट बी वेरी जुडिशियस, टैक्टफुल, वेरी कर्सियस हाउ टू कैरी देम विद यू। कुछ छोड़ नहीं सकते, बट यू मस्ट बी वेरी जुडिशियस एनफ टू हैव द लिस्ट इफेक्ट ऑन द नेगेटिव कमेंट्स और डिस्करेजिंग वर्ड्स। दोस्त हैं या कहीं ऐसा लगता है कहीं हमारे पास डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट रखने वाले हैं, उनसे थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे। एंड एज मच एज पॉसिबल यू ट्राई टू बी द पॉजिटिव। हालांकि नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट द डेज, थ्रू आउट द ईयर्स। ये संभव नहीं है किसी के लिए कि 24 घंटा और हमेशा पॉजिटिव रहे। कभी ना कभी निराशा का भाव आ ही सकता है, क्योंकि ये मेरा नेचर है। पर निराशा हमारी सफलता को असफलता में नहीं बदले, इसका हमेशा ख्याल रखना है। और हेल्थ जब आपका ठीक रहेगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हेल्थ जब ठीक रहेगा तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए हमेशा फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव सोचना है। फिर कुछ हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनना है, मोटिवेशनल बुक्स को भी पढ़ना है, रिलीजियस भी होना है, खुद में भरोसा करना है, बड़ों में भरोसा करना है, गॉड में भरोसा करना है। कहने का मेरा ये अर्थ है कि मेंटली फिट होने के लिए हमें वैसे माहौल को लेना है, एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, गाना गाना है। ये सब चीज़ करने से आप हमेशा अपने आप को मेंटली ठीक रखेंगे। फिजिकली ठीक रहने के लिए पानी काफ़ी पीना है, कम से कम रोज़ तो 3 लीटर पानी पीना ही है, जो कि जाड़ा में लोग नहीं पी पाता है, शॉर्टकट मार देता है। तो आपको पानी पूरा पीना है। नॉट कॉस्टली मील, लेकिन समय से जो भी मिले उसे माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए कि जो हम खा रहे हैं ये हमें फ़ायदा ही करेगा। नॉट कॉस्टली मील, थोड़ा पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो चाउमीन वगैरह से बचिएगा, प्लेन खाना खाइएगा ताकि वो सस्टेन कर सके। वैसे भोजन को लीजिएगा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि वो इट्स नॉट कॉस्टली बट इट इज़ बैलेंस्ड, जिससे कि आपका फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकल हेल्थ ठीक रखने के लिए आपका विश्वास भी होना चाहिए, तो एक्सरसाइज वगैरह भी ले लीजिएगा, ठीक है। और जब हमारा इमोशन है, मान लिया जाए हमारे पास, मान लिया जाए हमारी मदर है, हमारे पास नहीं रहती है या आपके पास नहीं रहती है, तो अगर अनावश्यक उनके बारे में सोचेंगे तो आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमें इमोशन के बिना तो ज़िंदगी नहीं है,
वी नीड इमोशन, बट इमोशन हमें हानि ना पहुंचाए, बल्कि हमारा इमोशन हमारी ताकत बने, ताकि हम सफल होकर के खुद के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए कर सके, देश के लिए कर सके, समाज के लिए कर सके। क्योंकि अगर आप मजबूत रहोगे, आप सफल होगे, तभी आप किसी के बारे में कुछ सोच सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ही खुद असफल रहेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। महसूस तो करेंगे हमें कुछ करना चाहिए, बट अगर आपके पास सफलता नहीं होगी, आप कुछ होगे नहीं, तो फिर क्या कर पाओगे। तो ऐसी भावना मुझे लगता है कि हमें हानि पहुंचाएगा, आपको हानि पहुंचाएगा। इसलिए देयर शुड नॉट बी एक्सेस ऑफ इमोशंस। स्पिरिचुअली तो स्ट्रॉन्ग आपको होना ही चाहिए, क्योंकि अगर खुद में भरोसा नहीं होगा, ईश्वर में भरोसा नहीं होगा, अपने ईमान में भरोसा नहीं होगा, अपने कर्म में भरोसा नहीं होगा, तब तो फिर कहाँ भरोसा करेंगे। इसलिए भरोसा तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि 4 तरह का जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों हेल्थ को हमेशा परफेक्ट रखें, फिर तो जीत आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, आप रेगुलर रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कभी उम्मीद नहीं खोएंगे। हाँ, याद रखोगे, जब तक गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, जब तक हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, जब तक फिसलोगे नहीं संभलोगे कैसे, और जब तक असफल नहीं होगे सफलता का टेस्ट कैसे मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि खुद को इतना मजबूत बनाइए, जो ही आप फॉर्म भरते हैं और इस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, सिविल सर्विसेज में, जो कंपेरेटिवली ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, तो यदि आप अगर खुद को अगर फिट नहीं रखेंगे तो फिर सफल होना भी चाहेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए खुद को फिट रखते हुए सफलता लीजिए, क्योंकि सफलता तो आपके लिए ही है। यू आर देयर टू सक्सीड। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो जिससे कि आप सफलता में आपको मदद मिलेगी, तैयारी में मदद मिलेगी, उसमें डटे रहेंगे। सो सेम थिंग इज देयर, make a well planned schedule, allocate a specific time slots for study sessions, include breaks to maintain focus and prevent burnout, stick to the schedule for consistent and effective preparation. नेक्स्ट है कि स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स। आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ें फिर फोकस ऑन न्यूज़ रेलिवेंट टू द जेपीएससी एग्ज़ाम। जो मैंने पहले ही कहा कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए, है ना। फोकस ऑन न्यूज़ रेलिवेंट टू द जेपीएससी एग्ज़ाम, ये तभी होगा जब आपको सिलेबस याद रहेगा। रेगुलर रिवीजन करें, जो मैंने बोला आपको, क्योंकि मैं बता दूं एक बार कि जिस चीज़ को अभी आप पढ़ते हो उसको आगे छोड़ दोगे 24 घंटे के लिए, तो तुम्हारे पास 18% रह जाएगा, 82% भूल जाओगे। तो व्हाट यू रीड नाउ you will miss after 24 hours if you don't revise it, and you will retain only 18% and you will miss 82%. And if the same thing that is being studied now is left for 1 month, then you will retain only 5% and you will miss 95%. So what is the remedy? इसका remedy यही है कि periodic revision, हमेशा रिवीजन कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस में इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक मैनी टाइम्स दैन टू रीड मैनी बुक्स वन टाइम। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टडी मटेरियल में एक ही स्टडी मटेरियल को कई बार पढ़िए, न कि कई स्टडी मटेरियल को एक बार, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समथिंग इज देयर, डेडिकेटेड डे each week for a comprehensive revision. Regular revisions enhance our memory, retention and reinforce learning. Practice with previous मैंने बताया था previous questions PYQ, इससे करेंगे, इससे कि आपको एग्जाम पैटर्न्स का पता रहेगा हमेशा, और इसको भी सॉल्व आप करेंगे। फिर प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक्स। वैसे तो आपको सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, फिर भी ये देख लें कि हम किस क्रम में कैसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होगा।
Prioritize high weightage topics, identify topics with high weightage or those you find challenging, allocate more time to master these subjects for better preparation. ये ज़्यादा काम करेगा मेंस एग्जाम में. ओके, इंश्योर एडिक्वेट स्लीप. भाई सोना तो है, क्योंकि इस पर जब बात आई तो मैं बताऊं कि 8+8+8 8 घंटा स्टडी करो, 8 घंटा सो, और 8 घंटा जो बचेगा उसमें आपको बहुत सारे अगर काम करने होंगे. हो सकता है कि अगर आप अकेले रह रहे हो तो खुद खाना ही बनाना पड़ता होगा. ये सब मैं अब खुद को तैयार करने में 4 घंटा लग जाएगा, लेकिन 4 घंटा जो बचेगा उसका भी वो भी क्वालिटी होना चाहिए कि उस 4 घंटे में यदि अनावश्यक आप मोबाइल पे काम करेंगे, किसी भी सोशल साइट पे जाएंगे या दोस्तों से बात करेंगे, तो डैट विल ब्रेक योर कंसंट्रेशन. इसलिए आउट ऑफ द 8 आवर्स डैट इज़ नॉट मीन फॉर आइदर स्लीपिंग और स्टडी. 8 आवर्स है, 4 आवर्स के बाद 4 घंटा जो बचता है, जो आपको डेली रूटीन मेंटेन करने के बाद 4 घंटा जो बचता है, वो 4 घंटा भी कोई आवर्स होनी चाहिए. उसमें आप जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, उसमें आप डांस कर सकते हो रूम में, उसमें गीत गा सकते हो, कुछ चीज़ पढ़ सकते हो. एंड डैट 4 आवर्स आल्सो बी द क्रिएटिव. सो डैट 8 आवर्स जो स्टडी है, डैट शुड बी द स्मार्ट 8 आवर्स ऑफ स्टडी. ओके, सो हम चीज़ें प्रायोरिटाइज सफिशिएंट स्लीप, वो सब मैंने बता दिया आपको. सो मैं वाइंड अप करने के पहले यही कहूँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखें और इस भाव को साथ में रखें कि समय चाहे जितना लग जाए, 1 बार में हो जाए या 4 बार में हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर सफल हो गए ना तो इंटरेस्ट के साथ जीवन मिल जाता है. इसे नेवर टू गिव अप, कभी छोड़ना नहीं. हमेशा खुद को सफलता की यात्रा में रखना, क्योंकि एवरी टाइम सक्सेस नॉक्स यू, सक्सेस इज़ देयर टू किस यू. सफलता आपको चूमने के लिए तैयार है. बस सफलता को अपनी तैयारी विश्वास के साथ गले लगाने के लिए तैयार रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस इन द एग्जाम.